लखनऊ पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। मानहानि मामले में पीएम एमएलए कोर्ट में हुए पेश। 20,000 के मचलके पर मिली जमानत। बांदा पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। मंत्री ने बाढ़ क्षेत्र का किया निरीक्षण के बाद अधिकारियों संग की बैठक। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण ने की प्रेस वार्ता। ब्रज के चौमुखी विकास की दी जानकारी। बोले 33 करोड़ की लागत से होंगे विकास कार्य। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त। मुरादनगर में मुख्य मार्ग पर वन वे व्यवस्था लागू। डीएम ने सभी मार्गों का लिया जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज लखनऊ की पीएम एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने मानहानि मामले में कोर्ट के सामने सरेंडर किया, लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। राहुल गांधी के वकील ने सरेंडर के तुरंत बाद जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए के 2 जमानती बॉन्ड पर मंजूर कर लिया है। बता दें, इस पूरे घटनाक्रम पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थीं। सेना पर विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हैं लखनऊ के हाई कोर्ट की, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की आज पेशी होनी है। हालांकि बात करें तो कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सेना पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनको लगातार 5 सम्मन जारी किए गए थे और अब ये 6वां सम्मन था, जिसके बाद आज राहुल गांधी देखिए लखनऊ की कोर्ट में पहुंचे हैं और तमाम बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। अब राहुल गांधी की यहाँ पर कोर्ट में पेशी होगी। अगर बात करें तो सेना पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर याचिका दायर की गई थी और लगातार 5 बार राहुल गांधी को सम्मन भेजा गया था, पर राहुल गांधी पेश नहीं हुए थे। पर आज की बात करें तो ये 6वां सम्मन था और आज राहुल गांधी लखनऊ की कोर्ट में देखिए पेशी के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अगर बात करें तो देखिए 1:30 बजे की टाइमिंग थी राहुल गांधी को पहुंचने की और कुछ देर पहले ही राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचे हैं और जिसके बाद अब यहाँ पर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होगी। फिलहाल पेशी होने के बाद राहुल गांधी तुरंत ही दिल्ली रवाना हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ महमूद तलहा, आज की खबर लखनऊ। बांदा में नदियों के बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ संकट को देखते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमीरपुर और बांदा के दौरे पर रहे, जहां हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों की समीक्षा करने के बाद मंत्री सीधे चिल्ला घाट बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने यमुना नदी के जलस्तर और प्रशासन की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ चिल्ला घाट पर सिंचाई विभाग, आपदा प्रबंधन, नगर प्रशासन समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने सभी बाढ़ संभावित इलाकों में चौकसी, नावों की उपलब्धता, मेडिकल सहायता और बिजली आपूर्ति की व्यवस्थाओं को लेकर भी निर्देश दिए हैं। के कारण पानी यमुना में ज्यादा हो गया था, तो आसपास के गांव को कुछ कठिनाई हुई थी, लेकिन पानी अब उतर गया है। तो यमुना का बाढ़ नहीं है। मध्य प्रदेश में बारिश होने के कारण जो मध्य प्रदेश की नदियां जुड़ी हुई हैं, केन है, भसान है, जो बेतवा के माध्यम से, और केन डायरेक्ट यमुना से अब कंट्रोल है। अब नीचे पानी है, तो खतरा कोई ऐसा नहीं है, पानी नीचे है। तो इधर चित्रकूट में और यहाँ पर और बारिश जबरदस्त होने के कारण थोड़ा नुकसान ये होगा कि हुआ है, इसलिए आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि आप लोग जाकर थोड़ा सा साइट पर एक बार विजिट करके और साइट देख लीजिए क्या स्थिति वहाँ की, एक्चुअल स्थिति क्या है, धरातल की जमीनी हकीकत क्या है, एक बार देख कर आइए। उसी में हम और आपके तो झांसी ललितपुर गए हैं, मैं हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, एक बार इसको देखना है। उसी इधर बाढ़ नहीं आता है, आके बराबर है। पूर्वांचल में तो भयंकर इस समय पिछली बार तो जुलाई के समय भयंकर बाढ़ था, हमारा पीलीभीत, लखीमपुर, बरेली में भयंकर बाढ़ था। लेकिन इस बार भी हम लोग सतर्क हैं, जमीन पर हैं, अधिकारी भी, कर्मचारी भी, जिलाधिकारी, यहाँ के एसएसपी सब।
खबर मथुरा से है, जहां उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने आज एक प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में गन्ना मंत्री ने बताया कि सरकार की मंशा है कि ब्रज का चौमुखी विकास हो, जिससे ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं की किसी भी परेशानी का उन्हें सामना न करना पड़े। सरकार ने 33 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए जारी कर दिए हैं। 33 करोड़ रुपए से कोसी में शनि देव के मंदिर के विकास और मल्टी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और चीर घाट का विकास किया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए भी सरकार की मंशा पर व्यवस्थाओं को सही किया जा रहा है। समस्त ब्रजवासियों से मेरा अनुरोध है, उसी तरह से कांवड़ियों का ससम्मान भंडारे भी किए जाए और उन्हें बाकी सुविधाएं भी कराने का मैं आग्रह। अभी गुरु पूर्णिमा का बड़ा प्रसिद्ध मेला, जिसमें करोड़ों आदमी हर साल गोवर्धन में परिक्रमा के लिए आता है। लाखों की तादाद में बरसाना में और ब्रजभूमि के संतों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। मुझे भी विभिन्न स्थलों पे संतों के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मेरा गुरु स्थान है, पिताजी का गुरु स्थान है, बच्चों के गुरु स्थान है। बहुत मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि गुरु पूर्णिमा पे इतना अच्छा, इतनी अच्छी मॉनिटरिंग अब के प्रशासन की ही रही है और इतना अच्छा प्रबंध रहा है कि किसी प्रकार की गिरिराज महाराज की कृपा से कोई घटना नहीं है। कांवड़ यात्रा के शुरू होते ही कई जगह से विवाद होने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। गाजियाबाद में भी मुख्य मार्ग को पूरी तरह से वन वे कर दिया गया है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने सभी मार्गों का जायजा लिया और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। बता दें, कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था पर एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद ने कहा कि 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा चल रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी मेरे द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 14 जुलाई से इसे सिंगल लेन करना था। अभी मेरे द्वारा कंट्रोल रूम से फीडबैक लिया गया है और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। 11 जुलाई से ऑलरेडी कांवड़ यात्रा चल रही है और पूर्व में भी मेरे द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था 14 जुलाई से जो कादराबाद मोदीनगर चौकी क्षेत्र से लेके और अब मेरठ तिराहा तक इसको जो है सिंगल लेन 14 जुलाई से करना था, जिसके क्रम में कल जो है इसको किया गया। चूँकि पहला दिन था और स्कूल वगैरह जो है उसी समय छूटे थे, तो थोड़ी सी जाम की स्थिति हुई थी। लेकिन मेरे द्वारा जो है अभी अपने ट्रैफिक कर्मियों के साथ मिल के जो है कल दिन भर जो भी पॉइंट्स जाम के थे उसको हटाया गया, प्लस जो 1000 कोन पड़े थे रेड वाले उसको हम लोग लगा के जो है जो एक सिंगल लेन है उस पर लगा के जो सुचारू रूप से ट्रैफिक जो है चलवाया जा रहा है। इसके अलावा ट्रैम मोबाइल भी हम उस रोड पर बढ़ाया गया, ट्रैफिक की ड्यूटियाँ बढ़ाई गई, प्लस थाने जो ड्यूटियाँ लगी हैं थानों की उनको भी लगा के अभी जो है कंट्रोल रूम से मेरे द्वारा फीडबैक लिया गया है, जो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ मेयर प्रशांत सिंहल अपने कार्यकाल के 2 साल पूरा करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि जिस तरह से पिछले कार्यकाल में मेयरों ने जो कार्य नहीं किए थे, उन कार्यों को गति मेरे शासनकाल में दी गई है। साथ ही कहा कि लगातार शहर जिन समस्याओं से जूझ रहा था, उन समस्याओं का लगभग निस्तारण कर दिया गया है और शहर की जनता से आग्रह किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्या हो, वो मेरे कार्यालय में आए, उन समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द कराया जाएगा। बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नाबालिग दलित किशोरी ने एक युवक पर दुष्कर्म और उसके अन्य 3 साथियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़िता और उसके परिवार ने पुलिस पर आरोपियों का बचाव करने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, मामले की जानकारी देते हुए सीओ दातागंज के तिवारी ने बताया कि पीड़िता ने आलापुर थाने में दुर्व्यवहार की एक तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। मैं 5:30 बजे के टाइम पे मैं कूड़ा डालने गई थी। मैं अपने घर पे लौट रही थी, मुझे उनने घेर लिया। मैं उधर भागी तो मुझे 4 लड़के ने पकड़ लिया, फिर मेरे साथ गलत काम की भी किया। मैं उस एक ने की, उसका नाम मोहित, लड़का का नाम मोहित था। हम थाने गए थे, उनने हमें धमकाया कि इस लड़के के बापे कहेगी तो तेरे पूरे घर परिवार को अंदर कर देंगे हम। 5 बजे कूड़ा डालने गई, कूड़ा डाल के आ रही लौट वक्त तो लड़की हमारे के 4 लोगों ने पकड़ लिया।
पकड़ के तो उन्होंने सर गलत काम किया, सब शोर शराबा भी है। तो वहाँ लड़की हमारे सब जाने भाग ठाड़े गए, सब जाने 2 लड़की को पकड़ लिया, 2 भाज गए। फिर वहाँ में सर 2 हमारे बच्चे हैं, हमारे जेठाऊ, और फिर दरोगा ने जाके है कि ज्यादा बच्ची से पूछताछ किया, अब ज्यादा बोलोगे तो सबके उठा के बंद कर दी। आज दिनांक 15/7/2025 को थाना आलापुर पर एक तहरीर प्राप्त हुई है। एक लड़के के साथ उद्धार हुआ है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अभियोग को हिरासत में लिया गया है, तो तत्काल विधिक कार्रवाई की जाए। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां जिले भर के कोटेदार जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में कोटेदार ने खाद्यान्न वितरण का कमीशन बढ़ाने, बकाया कमीशन का भुगतान कराए जाने और डोर स्टेप डिलीवरी में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाए जाने की मांग की है। 15 जुलाई को पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रदेश संगठन आह्वान पर हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को और जिला पूर्ति अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का कार्यक्रम। इस ज्ञापन में हमारी 7 मांगे हैं। सर्वप्रथम हमारी मांग ये है कि हमारे कमीशन जो है उसकी वृद्धि की जाए। दूसरा यह है कि डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत होने वाली समस्याओं का निदान किया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि अवशेष पड़े भुगतान जो फरवरी से अब तक हम लोगों को मिला नहीं, 6 से 7 महीने हो रहे हैं, उसका भुगतान कराया जाए। इससे पूर्व जो पड़ा हुआ भुगतान है 2021 नगद भुगतान, उसका भी भुगतान कराया जाए। इससे पूर्व का जो भुगतान पड़ा हुआ 2014 से भाड़े वाला, वो भी कराया जाए। तीसरी चीज ये है कि केंद्र सरकार द्वारा पेपरलेस व्यवस्था लागू कर दी है। हमारी प्रमुख मांग ये है कि अगर वो व्यवस्था लागू कर दी है तो बायोमेट्रिक के आधार पर हम लोग खाद्यान्न वितरण करते हैं, जिसका सारा डाटा ऑनलाइन फीड है। ऑफलाइन डाटा रखने का हम लोगों का कोई औचित्य बनता नहीं, जिसके रखरखाव में भी समस्या आती है, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये व्यवस्था किसी और तरफ भी इशारा करती है। हरदोई में कोटेदारों ने आज अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले जुटे कोटेदारों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। वहीं जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि कोटेदारों को समय पर कमीशन नहीं मिल रहा है, कई महीनों से भुगतान लंबित है। साथ ही उन्होंने कमीशन दर बढ़ाने की भी मांग उठाई है और अब समस्याओं के समाधान की मांग तेज हो गई है। प्रथम हमारी जो मांग है कमीशन बढ़ोतरी के संबंध में, दूसरा है हमारा समय पर कमीशन सरकार देती नहीं है। अभी हमारे कोटेदारों को 5-5 महीना हो गया, अभी तक उनकी कमीशन नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, डोर स्टेप डिलीवरी जो हमारे यहाँ हो रही है उसकी गुणवत्ता खराब है। कुछ हमारे ठेकेदार लोग हैं जो कोटेदारों को जो है प्रताड़ित करते हैं, उनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में हमारे जिले में हमने कई अधिकारियों से संपर्क किया है, मगर कोई इसका निदान नहीं। तीसरी बात है, और हमारा बकाया जो 2001 से आज तक का जो हमारा 2014 कमीशन जो पड़ा है बहुत पहले का, वो भी बकाया नहीं दिया जा रहा है। उसके बारे में कोई आज तक जो है कोई उसका निर्णय नहीं लिया। लखीमपुर खीरी में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। दरअसल घटना जिले के मचगई थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर मृतक के परिजनों के द्वारा मृतक की पत्नी के ऊपर अवैध संबंधों के चलते युवक की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर उन्होंने एक तहरीर स्थानीय थाने में देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश और शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र सौंपा है। इस दौरान पेंशनर के मंडल प्रभारी ने बताया कि फाइनेंशियल बिल 2025 में पेंशनरी नियमों के बदलाव और सरकार की घोषणा के बावजूद 8वें वेतन आयोग का गठन अभी तक नहीं किया गया है, जिसको लेकर आज हम सब जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जो 2025 में पेंशन में नियमों में जो बदलाव किया गया है वो हमारे हितों के विपरीत है। उसके विरोध में पूरे देश में
और प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर पेंशनर एसोसिएशन और शिक्षक संघ की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम से, ताकि हमारी जो हितों की उससे हानि हो रही है उसमें सुधार करें। अन्यथा की स्थिति में हम किसान जो पेंशनर एसोसिएशन और शिक्षक संघ के कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हैं उनके हितों की अनदेखी की जा रही है, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। आज जो है जो एक घोषणा सरकार जो है पिछले जो है फाइनेंशियल में 2025 में पेंशनरों नियमों में बदलाव का दिया। अन्य तरीकों से देश के करोड़ों कर्मचारियों शिक्षकों पेंशनरों के हित पर हो रहे कुठाराघात के निवारण एवं सरकार की घोषणा के बावजूद 8वें वेतन आयोग का घोषणा न करने की वजह से ये कार्यक्रम जो है ज्ञापन चल रहा है। इसके पूर्व में जो है ये फाइनेंशियल के विरोध में कर्मचारी जो है 22 अप्रैल 2025 को एक ज्ञापन दे चुके हैं और उसी का ये अनुस्मारक ज्ञापन जो है हम पुनः जो है आज दिए हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी को दिया गया है कि जो कि इन्होंने अभी घोषणा कर दिया था कि जनवरी 26 में समस्त कर्मचारी पेंशनरों एवं शिक्षकों को सबको जो है 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल जाएगा। आज तक इनका गठन नहीं हुआ। पेंशनर जो है 8वें वेतन आयोग का इस सरकार का। रायबरेली में कांवड़ यात्रियों के मार्गों को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर सभी आबकारी निरीक्षकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच जिले में चेकिंग अभियान के दौरान लगभग 600 लीटर अवैध शराब और 3000 किलोग्राम लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में आबकारी अधिकारी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जब तक अवैध शराब कारोबारियों को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, कांवड़ यात्राओं को लेकर शासन और उसी के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाली चिन्हित की गई कुल 30 दुकानों को कपड़े से ढका जाना था, जिसके अनुपालन में हमारे विभाग द्वारा सभी 30 दुकानें, जिनमें 18 कंपोजिट शॉप हैं, 12 देसी शराब की दुकानें हैं, उन्हें हरे रंग के कपड़े से ढकवा दिया गया। और ये दुकानें बछरावा, लालगंज, डलमई और ऊंचाहार क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त शासन के द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इन मार्गों में आने वाले जो भी अवैध शराब के अड्डे हैं, ढाबे हैं, संधि, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के स्थान हैं, अवैध शराब की बिक्री के स्थान हैं, उन सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उस क्रम में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि लगातार ऐसे रायबरेली में लगभग 62 संदिग्ध ग्राम हैं जहाँ कच्ची शराब बिक्री कर जो है विक्रय किया जाता है, जिसका उन सभी स्थानों पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सहारनपुर में कोतवाली बेहट पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। बता दें कि एक बार फिर बाइक सवार बदमाशों और बेहट पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है और मुठभेड़ में गोली लगने से एक गौकश घायल भी हो गया है, जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा बदमाश मौका पाकर फरार हो गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। तलाशी के दौरान पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा और गौकशी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। आज दिनांक 15/7/24 को समय दोपहर 2 बजे थाना बेहट पुलिस पोषण तरह पर चेकिंग कर रही थी। एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आए, पुलिस पार्टी द्वारा उनको रोका गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने से फायरिंग की और वहाँ से भागे। पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया तो उनकी बाइक नहर पटरी से नीचे फिसल के गिर गई। इनके द्वारा पुनः पुलिस पार्टी पर जान से मारने से फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, वह घायल हो गया। दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस, एक जिंदा, एक खोखा कारतूस, गौकशी उपकरण तथा एक बाइक बरामद हुई है। घायल बदमाश का नाम मोहसिन और तुलसी निवासी ताजपुरा है। ये थाना बेहट का सीटर है और इसके विरुद्ध करीब 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। इसका इलाज CHC बेहट में चल रहा है। श्रावस्ती में इकोना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां एसओजी और थाना इकोना पुलिस टीम ने अवैध शस्त्रों की खरीद फरोख्त करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 7 अवैध शस्त्र, 8 कारतूस,
4 मोबाइल, 2 बाइक और 5700 रुपए नकदी बरामद की गई है। बता दें कि आरोपियों ने पूछताछ में कबूल भी किया है कि वे आपसी संपर्क से अवैध शस्त्रों की खरीद फरोख्त करते थे। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि आरोपियों से शस्त्र तस्करी से जुड़े अन्य मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। थाना इकौना क्षेत्र के पंजड़वा तिराहे के पास पुलिया के पास मुखबिर की सूचना पर एसओजी पुलिस और इकौना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्राधिकारी इकौना के नेतृत्व में एक रेड की गई, जिसमें सूचना थी कि कुछ लोग असलाह बेचने के, अवैध शस्त्र बेचने की शिकायत पर रेड की गई थी। उसमें कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम विवेक शर्मा और अभय शर्मा है, जो इकौना के रहने वाले हैं। इसके अलावा आदेश चौधरी और ओम प्रकाश तिवारी, एक जनपद बहराइच का है और एक जनपद श्रावस्ती के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 7 असलहे जो अवैध देसी तमंचे सहित, और इसके अलावा 8 कारतूस और 2 बाइक बरामद हुई है। इनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। उन्नाव में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। दरअसल परिवहन आयुक्त के निर्देश पर जिले भर में स्कूली वाहनों की जांच की जा रही है। इसको लेकर विभाग ने 82 स्कूल वाहनों के चालान काटे हैं। साथ ही 41 वाहनों के खिलाफ थानों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। बता दें कि 157 स्कूल वाहन अभी भी बिना फिटनेस और वैध कागजात के संचालित हो रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए विभाग ने कहा है कि आदेश के बाद भी 15 जुलाई तक फिटनेस और कागज अपडेट न करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पर पूरे प्रदेश में स्कूली वाहनों के विरुद्ध दिनांक 1 जुलाई से 15 जुलाई तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में जनपद उन्नाव में 82 वाहनों का चालान किया गया है और 41 वाहनों को विभिन्न थानों में जनपद के निरुद्ध किया गया है। इसके बावजूद अभी भी 157 वाहन बिना फिटनेस के जनपद में हमारे अभिलेख के अनुसार संचालित है और उन सभी स्कूली वाहनों के संबंध में नोटिस प्रेषित की जा चुकी है स्कूल संचालकों को। तो उनसे सभी से अपील है कि समय से आकर के अपने वाहनों की फिटनेस करा ले, अन्यथा की स्थिति में अभियान समाप्ति के उपरांत भी वो वाहन सड़क पर संचालित पाए जाने की दशा में प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।